अभी हम अपने सेमिनार के दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक पैनल डिस्कशन है जहां पर गेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के हवाले से मुख्तलिफ चीजें बताएंगे कि लाइक व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ इट इज विजुअलाइज्ड. So the discussion will be moderated by Mr. Mohammad Tawqir, who is currently Deputy Manager Business Intelligence at NBP Funds. He has previously worked as data scientist at SIR Consultants and holds a bachelor's degree in actuarial science and risk management. The guests on the panel are Syed Ahmed Ali, who is the lead data scientist at Trucker and has done Bachelor's of Aeronautical Engineer and Master's in Control System Engineering from Nanjing University. The second panelist is Syed Ali Faisal, who is currently a lead data scientist at Baikia and holds a master's degree in data science from NED. And the third panelist is Mr. Mir Mustafa Ali Mir, who is Google data engineer at Royal Cyber. Please welcome all our four guests on the stage. Thank you. Thank you, Mr. Hassan, for inviting us. On behalf of Hoja Jamaat and Karachi.ai, I would like to thank you to all my panelists कि जिन्होंने अपने valuable time को हमारे लिए सर्व किया और टाइम निकाला कि उनको हमसे कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकें. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल जैसा कि मेरा और पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन हो ही चुका है, आई विल लाइक टू हाईलाइट कि हमारे पैनल सेशन के अंदर मिस्टर अली फैसल, ही इज़ अ डेटा साइंटिस्ट एट बाइकिया, एंड हमारे इस पैनल डिस्कशन के अंदर आप कोर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड ML के डोमेन को कवर करेंगे. सेकेंडली, सैयद अहमद अली, ही इज़ अ सीनियर BI एक्सपर्ट एट ट्रकर, एंड हमारे इस पैनल डिस्कशन के अंदर आप डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस एनालिटिक्स के डोमेन को कवर करेंगे. एंड थर्ड वन इज मिस्टर मुस्तफ़ा, ही इज़ अ गूगल डेटा इंजीनियर एट रॉयल साइबर, एंड हमारे इस पैनल डिस्कशन में आप डेटा इंजीनियरिंग एंड क्लाउड इंजीनियर्स के डोमेन को कवर करेंगे. तो जैसे कि शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया गया कि डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड का नाम है और एक कंप्लीट एक पैकेज इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग, BI सब इसके अंदर इसके डोमेन में आ रहे होते हैं. सो मैं चाहूँगा कि अपने पैनलिस्ट से सबसे पहले यही क्वेश्चन करूँ कि please brief introduce about your area of expertise. मैं चाहूँगा कि सर अली फैसल इस चीज़ को यहाँ से शुरू करें. आपने अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज के डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिसिस वाला पार्ट एंड डेटा विजुअलाइजेशन की क्या क्या इंट्रोडक्शन है और ये फील्ड अपने अंदर कितना बड़ा स्कोप रखती है. सर प्लीज़. Thank you for the lovely introduction and for the Koja community for inviting us today to discuss all about our the emerging careers in data science and AI. To start off with your answer, मैं data science को explain करते हुए चलता हूँ और उसके बाद फिर अहमद और मुस्तफ़ा जो हैं वो engineering and visualization को भी थोड़ा डिफाइन करते रहेंगे, बट मैं थोड़ा सा इन फील्ड्स को भी डिस्टिंक्टिव करूंगा ताकि इससे हमें तीनों फील्ड्स का मेन डिफरेंस पता चल जाए. एज फॉर बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस इज, हम लोग जब सोचते हैं डेटा साइंस के बारे में तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कूल फैंसी से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग में आती है, विच इज नॉट द केस एट ऑल. बिजनेस और डेटा साइंस को अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन जो मेरी अपनी है वो ये है कि इट इज यूजिंग हिस्टोरिक डेटा टू आंसर बिजनेस क्वेश्चंस एंड इनेबल ग्रोथ. अब इस बिजनेस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप जो है और ग्रोथ को इनेबल करने के लिए आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके पास बेसिक एनालिसिस से आंसर हो जाए, चाहे वो आपके पास स्टेटिस्टिकल मॉडल्स से आंसर हो जाए, या चाहे फिर आपके पास वो फॉरकास्टिंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग और AI की इम्प्लीमेंटेशन से आंसर हो जाए. द मेन गोल फॉर अ डेटा साइंटिस्ट इज कि वो ग्रोथ एक कंपनी की बढ़ाए बाय इन यूजिंग हिस्टोरिक डेटा एंड देन you leveraging that data in order to gain more business.
एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमारे जो बॉस हैं वो बोलते हैं कि जब आप एक कंपनी में होते हो या एक स्टार्टअप होते हो या कोई भी बिजनेस में होते हो, यू आर आइदर सेविंग मनी और यू आर मेकिंग मनी. दैट इज व्हाट मेक्स यू प्रॉफिटेबल. तो आज के जमाने में हिस्टोरिक डेटा से सीख कर अपने बिजनेस का पैसा बचाना या पैसा बढ़ाना is the core responsibility of a data scientist and a data analyst as well to some extent. That is a brief introduction from my side. Data visualization and data engineering को मुस्तफा और अहमद बताएंगे. Assalamu alaikum. Please continue. So first of all, I'm gonna thank everybody here for coming here and giving such a great introduction about me. So I am expert in data visualizations and analytics. And I think this is a crucial skill which everybody should be learning in this day. Because every company has data nowadays. And it's gonna be in the future, it's gonna be a skill like learning Excel. हर जगह पे इसकी need होगी. क्योंकि what data can do is without any graphs or anything and calculations, data is useless. But you need to bring in meaningful insights out of the data. So you need these kind of data analysis and BI tools, visualizations to get meaningful information out of your data. We have been doing similar things even in our schools, like we are creating graphs, simple graphs, right? And we do statistics, we learn probability. All of these things are related to data. Before we used to do it in mathematics class, right? But we didn't know how to apply it in real life. With these fields, we are actually able to use it and implement it in our businesses. और इससे हमें काफी हेल्प हो सकती है और एक्चुअल जो हमारे यूज केसेस हैं बिजनेस में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. और इसमें विजुअलाइजेशंस के थ्रू हम इसमें डेटा स्टोरी टेलिंग का भी पार्ट आता है, जिसमें यू डोंट जस्ट यूज randomly use any graphs. You need to learn which graph is suitable, which visualization is suitable for certain kind of calculations. For example, if you are showing the trends, you might use a line graph or a bar chart. But for some comparison, you might use a pie chart. And there are many advanced charts as well, like bullet charts you might have learned in statistics and like that. So it's gonna be like a compulsory thing in future businesses. So I think everybody should be learning these things like learning MS Office. Thank you, sir. Welcome. First of all, thank you, Fauja Jamaat and Karachi AI for inviting us. Then I'll start a bit about data engineering. What data engineering is basically. So basically आपने देखा कि डेटा साइंस के लिए और डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है. तो डेटा कहाँ से आता है? तो बेसिकली वी आर द डेटा इंजीनियर्स हु बेसिकली ब्रिंग्स द डेटा. ठीक है. तो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? डेटा की मल्टीपल सोर्सेस होती हैं आपकी. ठीक है. डेटा आपके मोबाइल फोन से जनरेट हो रहा है, आपके गैजेट्स हैं. ठीक है. जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, इवन के आपके स्मार्ट टीवी से आ रहे हैं, आपकी स्मार्ट जो है वो डिवाइसेस लगी हुई हैं, आपकी गाड़ी में डिवाइसेस लगी हुई हैं. ठीक है. सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, आपके पास कैमरास हैं. तो ये सारी डेटा सोर्सेस हैं जो कि बेसिकली आपका डेटा जनरेट कर रही होती हैं. ठीक है. डेटा साइंटिस्ट को अगर कोई अपनी मशीन लर्निंग का मॉडल बिल्ड करना है, उसको डेटा रिक्वायर्ड है. ठीक है. उस डेटा की बेसिस पे वो अपना मॉडल बनाएगा और देन अगेन उसको जो प्रिडिक्शन करनी होगी वो किसी ना किसी डेटा की बेसिस पे कर रहा होगा. तो उस डेटा की पाइपलाइंस बनाना, डेटा को लेकर आना रियल टाइम पे. अब हम कहते हैं कि यार डेटा 1 सेकंड डिले हो गया, ये आपके लिए और मेरे लिए जो है वो बहुत एक माइनर सी बात होगी. 1 सेकंड डिले हमारे लिए कुछ भी नहीं होता. ठीक है. लेकिन अगर मिलियंस ऑफ डॉलर की कोई मशीन लगी हुई हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर अगर 100 से एक्सीड कर जाए और उसका कोई सेंसर डैमेज हो जाए, तो उनके लिए वो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट होती है. ठीक है. तो बेसिकली वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट के डेटा आपका बहुत ही कम लेटेंसी पे जो है वो आपका सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव कर रहा हो.
तो वी बेसिकली बिल्ड डेटा वेयर हाउसेस, ठीक है, जहां पे आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा. देन फिर उसके बाद जो आपके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, आप उस पर अपनी एनालिसिस बिल्डअप कर रहे होते हैं, आप उस पर विजुअलाइजेशंस कर रहे होते हैं, आप उस पर मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्डअप कर रहे होते हैं. तो ये हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह आपस में कनेक्ट हुए होते हैं. ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. दैट वाज अ ग्रेट ओवरव्यू फ्रॉम ऑल माय थ्री पैनलिस्ट. अच्छा, जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ये बात एज अ स्टूडेंट लेवल के ऊपर जहन में आती है कि डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की जॉब लगती कहाँ पर है. कौन कौन सी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि डेटा साइंस के प्रोफेशनल्स को जो है ना जॉब देती हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एवरेज सैलरी पैकेज क्या होता है. सो मैं चाहूंगा कि सर अली फैसल इस मेरे क्वेश्चन को आंसर करें कि सर व्हाट आर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर डेटा साइंस प्रोफेशनल्स एंड व्हाट एवरेज सैलरी पैकेज दे आर गिविंग. As for your first question, all of them. कोई ऐसी इंडस्ट्री मुझे बता दें जहां पे अब डेटा की मदद से बिजनेस ड्राइव नहीं हो रहा. अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं ऐड कर दूं कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर का डिपार्टमेंट, कंप्लायंस का, फाइनेंस का एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्या डेटा साइंस का भी कोई इसी तरह का कोई डिपार्टमेंट होता है, या डेटा साइंस के जो प्रोफेशनल होते हैं वो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे होते हैं इस तरह का, क्योंकि ऐसा इस तरह का कोई डिपार्टमेंट शायद बज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन में शायद लोगों को आइडिया नहीं हो इस बात का. अगेन अपने सवाल को आगे लेते हुए चलता हूँ कि सारी इंडस्ट्रीज, और हर इंडस्ट्री को चले अब हम थोड़ा मेजरली डिफाइन कर लेते हैं. फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक में सही है. इसके अलावा हमारे पास ई कॉमर्स हो गई जहाँ, और लॉजिस्टिक्स कर लें. बड़े बड़े एग्जांपल्स दे देते हैं. लेट्स से मीजान बैंक फाइनेंशियल हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एनबीपी फंड्स हो गए. लॉजिस्टिक्स के लिए आपके पास ट्रकर हो गया, बाइकिया हो गया, करीम उबर हो गया. उसके अलावा हमारे पास ई कॉमर्स में हमारे पास अलीबाबा का नाम है, दराज का नाम है, देन यू कैन नेम अ कंपनी, ईबे, अमेजॉन, राइट. टेक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फैंग कंपनीज. अब आज के जमाने में हर बिजनेस का जो एक मोटो हो गया वो यही हो गया कि हमें अपने हिस्टोरिक डेटा को देखते हुए जो है नेक्स्ट डिसीजंस लेने हैं. और ये आज से नहीं, ये डेटा साइंस की इंसेप्शन से पहले का काम होता आ रहा है. अब उसको एक प्रॉपर चैनल दे के, प्रोफेशन बना के आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये चीज इवन बिफोर कंप्यूटर्स ये चीज एग्जिस्ट करती थी कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे नेक्स्ट डिसीजंस को किस तरीके से लेना है. राइट नाउ वी हैव अ प्रॉपर चैनल फॉर इट. और अब हर डिपार्टमेंट ने उस चीज की एनालिसिस करके उस इम्पोर्टेंट की उस आंसर की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करके एक अपना बीआई डिपार्टमेंट बना लिया है. अब बात यह है कि क्या ये बीआई का या डेटा साइंस का डिपार्टमेंट अलग होता है. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी का साइज, कंपनी का बजट. मगर एक छोटी से छोटी कंपनी जो है वो एक डेटा साइंटिस्ट या एक डेटा इंजीनियर लाजमी हायर करेगी in order to manage their data, in order to make reports so that the C-level management, the CEO, the CTO have proper reports on which they can make their decisions upon, right? As for my company, Baikia has its own department for BI, and that is very closely connected with the departments of marketing, the departments of finance, and the department of operations. Why marketing? क्यों? हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखना है कि जो हम ऐड चला रहे हैं बाइकिया का, वो कितना इफेक्टिव है एंगेजमेंट्स में लाने में, कितने सारे ड्राइवर्स को हमने एक महीने के अंदर ऑनबोर्ड किया है कि नहीं किया. सो वी हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद मार्केटिंग. हिस्टोरिकली हमें ऑपरेशंस को बताना होता है कि हमारे कितने राइडर्स जो हैं वो अपनी राइड्स कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. चर्न का मतलब ये होता है कि वो छोड़ के जा रहा है कंपनी की, नहीं छोड़ के जा रहा है, राइट. और आने वाले वक्त में अगले एक महीने के अंदर कितने ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि हमें छोड़ के चले जाएंगे, कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि हमें छोड़ के चले जाएंगे. Then we, along with the operations and marketing, will devise strategies in order to stop that. सही है. अगेन मेरे मेन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि कंपनी का मेन काम क्या है, पैसे कमाना या पैसे बचाना. Either way, a company is profitable. तो as a data scientist or a BI engineer, you are working closely with every department. And at this time, HR के अंदर भी जो है अब हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हम लोग जो है AI बेसिस के ऊपर, मशीन लर्निंग की बेसिस के ऊपर जो है हम सीवीज को स्कैन कर लेते हैं
फॉर्मेट खराब होता है या एक्सपीरियंसेस मैच नहीं कर रहे होते तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन आउट हो जाती हैं. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एज पर सैलरी, डेटा साइंटिस्ट की इस वक्त करंट डेटा साइंटिस्ट वैसे आप इंडस्ट्री में जाते ही नहीं लग जाते. सही है, यू आइदर स्टार्ट ऑफ एज अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा इंजीनियर. 2 साल का एक्सपीरियंस करके या मास्टर्स डिग्री लेके यू एक्चुअली गेन द टाइटल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट. तो देर आर 95% चांसेस कि अगर आप इस फील्ड को परस्यू करते हैं तो आपका पहला करियर पाथ, अगर आप सीएस के हैं तो आपका डेटा इंजीनियर का हो सकता है, और अगर नॉन सीएस या सीएस के हैं तो आपका डेटा एनालिस्ट हो सकता है. एंड एज पर पाकिस्तान मार्केट, डेटा एनालिस्ट की जो सैलरी होती है स्टार्टिंग, दैट इज विद इन द मीडियन रेंज ऑफ 75 to 1 लाख. डेटा इंजीनियर की भी कुछ ऐसा ही होती है. और पाकिस्तान से बाहर अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेटा एनालिस्ट की सैलरी जो पर एनम होती है वो अराउंड $65,000 पर ईयर होती है. थैंक यू. वेरी इंस्ट्रक्टिंग सर. अच्छा, एक और सोसाइटी का बड़ा अलमिया ये है कि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जो कुछ पढ़ाया जा रहा होता है, अमूमन ये देखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर उससे बिल्कुल अपोजिट तरीके से वर्क हो रहा होता है. सो एज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट पास आउट होता है और अपना करियर जब बिगनर लेवल पे स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसको ये चैलेंजेस का सामना करने को मिल रहा होता है कि वो जो कुछ पढ़कर आया है और जो मार्केट में जिस तरह काम हो रहा है वो टोटली डिफरेंट है. सो मैं चाहूंगा कि आप तीनों पैनलिस्ट अपने अपने ये करके डे टू डे वर्किंग जो आप लोग अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं वो मुझे बताएं कि क्या टास्क इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, एंड किस तरह कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन में डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस की वर्किंग और डेटा इंजीनियरिंग की वर्किंग हो रही होती है. मैं चाहूंगा कि सर अहमद पहले आप कंटिन्यू कर लें, देन फिर सर अली फैसल, देन सर मुस्तफा. तो जिस तरह से अभी अली फैसल ने बताया कि डेटा जो है वो हर डिपार्टमेंट्स में यूज होता है. सो फॉर एग्जांपल हम चर्न एनालिसिस करते हैं तो हम एम्प्लॉय के चर्न देख सकते हैं कि कितने हमारे एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं. फिर हम उस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या वजह है कि हमारे एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं. सेकेंडली, इफ वी गो टू ऑपरेशंस वी कैन डू एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट. फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. तो हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट तरह की एनालिसिस होती है. एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी और फॉर अ डिग्री, वहां पे आपको एक्चुअल में ये सारी चीजें इतने सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट मल्टीपल डोमेन्स की नहीं समझाई जाती. You have to do study and research on your own. You have to work on projects. अब तो इंटरनेट का जो जमाना है उसमें you can find a lot of examples and a lot of data from the internet. There is a website called kaggle.com. You can find a lot of data sets where you can work on data from multiple domains. For HR, from e-commerce, logistics, you can find every kind of data over there. So you can try to get those data, work on it, sharpen your skills, and then you will be able to understand more about these things and be able to work better in multiple environments. Because data is not just limited to one department. It is utilized in all of the department. For example, I am working in the tech team, but I have to work with other departments as well. I have to collaborate with other departments like sales, operations, HR, and all of them. So basically it is like a versatile field. So you have to work and collaborate with almost every department in the office. माइक ऑन. थैंक यू अहमद. अहमद की बात को आगे ही बढ़ाता हुआ लेके चलूंगा कि द गैप बिटवीन लैंडिंग अ रोल इन द इंडस्ट्री एंड हैविंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री. मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको बताता हूँ कि यस, जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो आपके काम आता है, या एकेडमिक्स में जो आप पढ़ते हैं वो आपके काम आता है. तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें कि नहीं यार, पढ़ना ही नहीं है, या मुझे एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेनी है, स्पेशलाइज डिग्री नहीं लेनी. मेरा रिसेंटली अभी फरवरी में मैंने मास्टर्स अपना डेटा साइंस के अंदर किया, एनईडी के अंदर से. तो मैं अपने मास्टर्स को हटा के बात करता हूँ बिकॉज मेरा मास्टर्स बिल्कुल ही डेटा साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन थी. तो ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग दैट आई विल बी यूजिंग इन द इंडस्ट्री. बट लेट्स टॉक अबाउट माई बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो बैचलर्स के अंदर जो भी इंजीनियरिंग का या फाइनेंस पढ़ेगा तो या बिजनेस बैकग्राउंड में होगा तो उसको एक कोर्स तो लाजमी उसका कंपलसरी होता है विच इज प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. और दूसरा उसका कोर्स होता है कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. आई बिलीव कि ये 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपको अगर डेटा की फील्ड के अंदर आना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए. और आई थिंक जब आप इतने से होते हैं
तब भी आपको ये बोला जाता है कि भाई मैथ और इंग्लिश पढ़ लो तो आगे कामयाबी मिल जाएगी. तो दैट इज अगेन आई एम गोना से दैट फोकस ऑन योर मैथ, particularly the topics that I will be asking you if you want to pursue data science is कि आप मैथ्स के अंदर अगर आप डेटा साइंस की तरफ आ रहे हैं तो आपका स्टेटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर आप मशीन लर्निंग और एआई की तरफ जा रहे हैं तो आपको बेसिक एमएल एल्गोरिथम्स को समझने के लिए आपको कैलकुलस आना जरूरी है और इंटीग्रेशन आना जरूरी है. उसके बगैर अगेन चैट जीपीटी के आने से और लो कोड नो कोड एनवायरमेंट्स के आने से हम लोग कोड तो जनरेट कर लेंगे, जो चल जाएगा, मगर उसकी इंटरप्रिटेबिलिटी नहीं है. सही है. तो व्हाट मेक्स यू अ गुड डेटा साइंटिस्ट इज नॉट योर एबिलिटी टू कोड. It does. You need to code and you need to pass an interview, a coding interview, in order to get a job as a data scientist. But at the same time, you need to have the proper intuition behind that algorithm or that function in order to teach it to a layman, जो आपका बॉस है, जिसने CS नहीं पढ़ी हुई, राइट, या जिसने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी हुई. आपने उसको कन्विंस भी तो करना है कि यार अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट इस एल्गोरिथम ने जो प्रेडिक्शन की उस पे लगाओ, राइट. और जब आप ही को नहीं पता कि ये काम कैसे कर रहा है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, देन वेयर इज दैट ट्रस्ट. वो आपके एल्गोरिथम के ऊपर या वो आपके आउटकम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा. तो अगेन अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर पेनिट्रेट करना है तो अपना एकेडमिक्स को छोड़ना नहीं है, और साथ में प्रैक्टिस करते हुए देयर आर रिसोर्सेस. सबसे पहले तो Karachi.ai जहां से आप सीख सकते हैं. उसके अलावा वी हैव मल्टीपल कोर्सेज जहां से आप टेक्निकल टर्म्स सीख सकते हैं. और बिजनेस डोमेन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि केस स्टडी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. One of the books that I would like to recommend is reading Big Data Does Size Matter. एक किताब का नाम है, लिख लीजिए इसको, Big Data Does Size Matter, and the second name of the book is Lean Analytics. Does size matter? तो ये बहुत ही लेमन लोगों के लिए, इसके अंदर बहुत सारे बिग डेटा के यूज केसेस हैं, कौन कौन सी कंपनीज किस किस तरीके से डेटा को इस्तेमाल कर रही हैं. एंड फॉर यूज केसेस ऑफ बिजनेस साइड ऑफ डेटा साइंस, लीन एनालिटिक्स, लीन LEAN, लीन एनालिटिक्स किताब का नाम है, वो जरूर पढ़िएगा. उसके अंदर बहुत सारे यूज केसेस ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि मैट्रिक्स को किस तरीके से डिफाइन करना है, डेटा साइंस के गोल्स को किस तरीके से डिफाइन करना है, और अपने बॉस को किस तरीके से कन्विंस करना है कि आपके डेटा के ऊपर ट्रस्ट करें. ओके, थैंक यू. अच्छा, मैं जो है बात इस पे करना चाहूंगा जहां से आपने स्टार्ट किया था, कि जो चीज हमें जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है वो हमारी डेली लाइफ में एज अ डेवलपर हमारे कहाँ पे यूज होती है. ठीक है, तो हम इस चीज पे तो बात करते हैं कि यार जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो इंडस्ट्री में काम नहीं आ रहा, लेकिन उस चीज को सही कैसे करेंगे, इस चीज पे कोई भी बात नहीं कर रहा होता. सो एज अ एलुमनाई ऑफ सर सैयद यूनिवर्सिटी, मैं आपको ऑफिस से ज्यादा जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी में मिलूंगा. आई वर्क फ्रॉम होम, और मैं जो है वीक में 1 से 2 मरतबा जो है मैं यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहा होता हूँ. सो द रीजन इज के मैं वहां पे जाके डीन से मिल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे सीनियर पोजीशन पे जो बैठे हुए हैं, हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. और करंटली आफ्टर 2 years उन्होंने मुझे फाइनली इनवाइट किया है कि हम अपने कोर्स को डिजाइन जो हुआ हुआ है उनके AI, कंप्यूटर विजन और इस तरह के जो कोर्सेज हैं, उनकी लैब्स और उनका जो पूरा करिकुलम है उसको पूरा एनहांस करें. किस तरह कर सकते हैं, क्या चीजें पढ़ानी चाहिए इंडस्ट्री में. एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि एक जो है स्टूडेंट है, उसने बैचलर्स किया, बैचलर्स के फौरन बाद उसने मास्टर्स किया, मास्टर करने के बाद वो इंडस्ट्री में नहीं आया, उसने टीचिंग स्टार्ट कर दी. तो उस बंदे के पास 0 एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, उसे पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा जो कि उसकी बुक्स में लिखा हुआ है, या जो कोर्स आज से 10 साल पहले डिजाइन हुआ है वही पढ़ाता हुआ आ रहा है. ठीक है, तो जब वो चीज प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा तो वो आपको कैसे डिलीवर कर सकता है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो सेशंस रखते हैं, हम कुछ लैब्स वगैरह उनको डिलीवर करते हैं. तो आप यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड के यहाँ पे जो है कुछ टीचर्स वगैरह भी बैठे हुए हैं. ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, आज आप लोगों ने देखा कि यार AI, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, ये फील्ड्स हैं, इमर्जिंग फील्ड्स हैं, इन पे काम होना चाहिए. ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आप जो है वो कराची AI के साथ कोलैबोरेट करेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो मैट्रिक लेवल वाले को भी वही चीज पढ़ाएं जो कि आप इंटरमीडिएट वाले को पढ़ा रहे हैं. ठीक है, हर स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक जो है वो आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं. आप बेसिक पाइथन उनको कवर करवा सकते हैं. मैं
यहाँ पे जानता हूँ, काफी लोगों को जानता हूँ जो कि बेसिकली जो है वो स्टूडेंट लेवल पे हैं, मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो जो है वो पाइथन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैं अब यही कहूंगा कि अब जो मतलब आने वाला जो वक्त है ना, उसमें मतलब कोई चीज आपका वेट नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैं ये ढूंढूंगा कि मुझे क्या करना है, मैं ये जानूंगा, या मैं इंडस्ट्री में जाने के बाद मैं देखूंगा कि अच्छा मुझे ये फील्ड में काम करना है, इंडस्ट्री आपको लेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इंटरमीडिएट वाला बंदा आपसे ज्यादा हैंड्स ऑन स्किल लेके बैठा हुआ है तो आपको क्यों रखेंगे वो। ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज पे वर्क होना चाहिए। और डेली अगर रूटीन की हम बात करें तो हम लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो हम पाइथन लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं, सीक्वल लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली आपके डेटाबेसेस से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और इसी तरह के हम डेटाबेसेस डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जो भी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पे जाके तो स्टोर हो रहा है ना। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहे हैं, आप फेसबुक पे अगर इवन के लाइक भी कर रहे हैं, किसी चीज को व्यू भी कर रहे हैं, तो वो एक डेटा जनरेट कर रहा है। तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो आपके फेसबुक के डेटा सेंटर पे जाके स्टोर हो रहा होगा। सो बेसिकली ये जो सारे काम होते हैं, डेटा की पाइपलाइनिंग हो गई, आपके डेटा को स्टोर करना है, मैनेज करना है, तो ये सारे काम एज अ डेटा इंजीनियर हम कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे से अगर हम बात करें तो कराची की अभी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल के ऊपर डेटा साइंस की डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने अपने जो कोर्सेज थे उसके अंदर भी थोड़ी अमेंडमेंट कर दी है कि उन्होंने एआई के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया है। एक जब मैं कराची आई में पढ़ा तो मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, उमैर काजी, उन्होंने डेटा इंजीनियरिंग का भी और डेटा विजुअलाइजिंग का भी कोर्स मेरे साथ किया। इस वक्त वो भी कराची आई से कोर्सेज करने वाले जो खुद पैशनेट थे डेटा साइंस की तरफ, बट उनकी प्रीवियस जो डिग्री वगैरह थी बैचलर्स एंड मास्टर्स की वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। तो जब उनकी एनईडी में परमानेंट फैकल्टी जॉब लगी तो अब वो इस वक्त एनईडी में भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एआई के कोर्स पढ़ा रहे हैं। सो एआई के कोर्स अब ये इस तरह के डिपार्टमेंट्स के अंदर इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट खासतौर पर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। यहाँ तक कि फाइनेंस के स्टूडेंट अब मशीन लर्निंग और पाइथन वगैरह इनके कोडिंग भी कर रहे हैं। सो मैं चाहूंगा कि सर मुस्तफा इस मेरे क्वेश्चन को आंसर दें कि सर व्हाट आर द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट टू परस्यू द करियर इन डेटा साइंस एंड व्हाट आर द बेस्ट वे टू एक्वायर दिस स्किल्स। अच्छा, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली देखें, पहले ये होता था कि यार आईटी की फील्ड में वही बंदा आ सकता है जिसने सीएस किया वो। ठीक है, तो अब वो दौर तो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब जो एक गैप आ रहा था, जो कैप लगा हुआ था कि अगर आपने नॉन सीएस के बंदे तो आप आईटी की फील्ड ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी डिग्री किसी भी चीज की हो, अगर आपके पास हैंड्स ऑन स्किल्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको हायर करेगी। अगर आप कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं तो कंपनी आपको क्यों हायर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल हमें अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए कि यार मैंने मेडिकल ले ली है, अब तो मैं आईटी में आ ही नहीं सकता, या मैंने मैथमेटिक्स ले ली है तो अब मैं आईटी में नहीं आ सकता। मैथमेटिक्स ही तो आपका बेस कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो आप मशीन लर्निंग में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए बिल्कुल। और एक थोड़ा सा प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से भी कि यार आपने 16 साल एजुकेशन में लगा दिए हैं, उसके बाद आपने कुछ कमाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर कम होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से भी। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं तो मैं उनको भी ये कहूंगा कि अगर आपका जो बच्चा है वो ये कहता है कि यार मुझे इस कैरियर में जाना है, ठीक है, वो आपको बता रहा है इस कैरियर में जाने के फायदे क्या है, तो आप किसी और की बातों में नहीं आए। सही है, अगर आप उसको फ्रीली आप उसको चॉइस देंगे कि आप खुद से अपना कैरियर सेलेक्ट करें, ठीक है, और अगर वो कैरियर इस तरह का सेलेक्ट कर रहा है जिसका आपको नहीं पता, तो आप ऐसा नहीं करें कि आप दूसरों से पूछो और वो आपको बोले यार इस फील्ड में तो पैसे नहीं है। ठीक है, तो पैसा आपका मेन कॉन्सेप्ट आपका पैसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको वहां पे अच्छी जो है वो अर्निंग आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक ऐसी फील्ड हो जिसका आने वाले वक्तों में जो है वो स्कोप होना चाहिए। तो डेटा साइंस एआई ऐसी फील्ड है जिसका आगे स्कोप है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब पे सब डेटा साइंस एआई में आ जाए। ठीक है, उन सबका काम नहीं है डेटा साइंस एआई में। हाँ, बट
उनके लिए कुछ एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जिनको वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। टीचर्स हैं, टीचर्स को प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, ठीक है, उनके 2-2 दिन लग जाते हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, और उसके बाद उनके पास जो है वो किसी और टीचर का जो है वो कमेंट आ जाता है, यार आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनाई हुई। तो व्हाई नॉट वी यूज एआई। मेरे पास 3 से 4 मेरे पास लिंक्स पड़े हुए हैं जो कि मैं जाके सिर्फ टॉपिक लिखता हूं और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं 2 से 4 लाइन की, विद इन 2 मिनट्स वो मुझे पूरी की पूरी स्लाइड्स बना के दे देता है। ठीक है, आपको कोई केस प्रेजेंट करना है कहीं पे, आप चैट जीपीटी पे जाएं, आप वहां पे लिखेंगे मुझे जो है ना ये स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके दे देगा। आपको कोई नई एक्टिविटी लेकर आनी है, आप वो नई एक्टिविटी एआई को यूज करते हुए लेकर आ जाएं। तो हम ये नहीं कहते कि सब के सब एआई में आ जाएं, लेकिन सबके सब जो है वो एआई को यूज करने में आ जाएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जहां आपको 2 दिन लग रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, वहां आपको 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन में और एआई की प्रेजेंटेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। उसमें अगर आपको कोई चीज लगती है मुझे चेंज करनी है, आप दोबारा से एआई पे जाएं, आप बोलेंगे मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी है, वो आपको रीजनरेट करके दे देगी नई चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को एआई यूज करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बेसिकली एआई यूज कर रहे होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता हम एआई यूज कर रहे हैं। आपके पास बेसिकली आप दराज पे जाते हैं तो आपके पास जो आ रहा होता है रिकमेंडेड फॉर यू, वो बेसिकली एआई है। ठीक है, आप और हम किसी चीज पे बात कर रहे होते हैं, अगले दिन वो फेसबुक की जो है वो आपके टाइमलाइन पे आ रहा होता है, आपको लगता है यार ये फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है, तो आप देखते हैं तो भी हमें उसकी रिकमेंडेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो जो आपके सराउंडिंग्स में जो चीजें हो रही हैं, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे आपसे रिसेंटली बात की है, वो जिस चीज पे सर्चिंग कर रहे हैं, तो फेसबुक के इस तरह के एल्गोरिथम्स बने हुए हैं जो कि बेसिकली ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा अगर ये इसका क्लोज फ्रेंड है, वो ये चीज देख रहा है, तो ये बंदा भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो सकता है। सो ये थोड़े से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे मतलब हम जो है वो छोटे से बड़े होते रहते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि गलत हो चुके होते हैं, तो उन चीजों को हमें चेंज करना चाहिए। थोड़े से मुस्तफा की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इजाजत है तो थोड़ा सा मैं रोड मैप इसका क्लियर करता हूँ और जो इसकी बात थी उसको भी आगे बढ़ाता हूँ कि फॉर दोज हु वांट टू स्टडी एनीथिंग बट सीएस, today is the best time for you to actually get jobs in tech with the advent of no code and low code environment ना। तो बात यह कि अगर आपने सबसे पहले तो डेटा इंजीनियर बनना है, तो डेटा इंजीनियर बनने के लिए यू हैव टू बी अ सीएस ग्रेजुएट। 90 और 95% ऑफ द टाइम आपके पास एक टेक्निकल डिग्री जरूरी है, बट इफ यू वांट टू बी हिम राइट, तो इस मार्केट की पेनिट्रेशन के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस की के लिए, यू आर एक्चुअली बेटर ऑफ with doing some coding courses and having a business domain specific degree। सही है, सिंपल सी बात है, एक इकोनॉमिस्ट है, उससे बेहतर फोरकास्टिंग मॉडल्स कौन बना सकता है, राइट? एक सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में बंदे ने एमबीए किया हुआ है या फाइनेंस के अंदर उसने जो है वो बैचलर्स किया हुआ है, एंड उसके बाद वो सीखता है पाइथन, वो सीखता है पावर बीआई या कोई विजुअलाइजेशन टूल। हमारे अपने जो फाउंडर हैं उन्होंने एसीसीए किया हुआ है, ही इज अ नॉन टेक, और फिर उन्होंने उन टेक्निकल टूल्स को इस्तेमाल किया, बी वेरी स्पेसिफिक कि भाई उन्होंने ये जो हमारे पास जितना भी एआई है, ये लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, दीज आर ऑल टूल्स, दीज आर ऑल मीन्स टू एन एंड, राइट? आपका एंड क्या है? आपने बिजनेस को फायदा देना। तो अगर ऐसे डेटा एनालिस्ट आप पेनिट्रेट कर रहे हैं फाइनेंस की डिग्री के साथ, एसीसीए के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, एंड आपके कोर्सेज के अंदर स्टेटिस्टिक्स था, आपने उसके बाद फिर आपने किसी इंस्टीट्यूट को परस्यू किया, आपने बोला यार मैं जो है डेटा एनालिसिस का कोर्स कर लेता हूँ, मैं पावर बीआई सीख लेता हूँ, मैं एसक्यूएल सीख लेता हूँ, मैं पाइथन सीख लेता हूँ, आपने अपनी सीवी पे डाल दिया, और फिर आप उस पर्टिकुलर कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी के अंदर जाके आपने इंटरव्यू दिया, यू हैव अ हायर चांस ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड देन अ पर्सन हु हैज अ डिग्री इन सीएस और एसई। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ, तो अगर डेटा इंजीनियर बनना है, इट्स गुड दैट यू आर इन सीएस और डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हैं। डेटा एनालिस्ट बनना है तो इवन ही इज नॉट ऑफ सीएस बैकग्राउंड, ये इसने एविएशन पढ़ी हुई है और उसके बाद फिर कोर्सेज करके एनालिस्ट की फील्ड के अंदर आ गया। हाँ, मगर अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो दिस इज द मोस्ट एकेडमिकली चैलेंज फील्ड। जैसे मैंने बोला कि आपको इसके अंदर फिर बैचलर्स भी करना पड़ेगा और आपको मास्टर्स या पीएचडी भी चाहिए होता है एट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड यू एक्चुअली हैव टू स्टार्ट ऑफ वर्किंग एज एन इंजीनियर और एनालिस्ट, और इसके अंदर फिर आपकी मैथमेटिकल नॉलेज, स्टेटिस्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो एकेडमिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग इन ऑर्डर टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट।
तो तीनों चीजों के रोड मैप यही है. डेटा साइंटिस्ट बनना है तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पहले इन दोनों पाथ में से कोई एक पाथ चूज करके फिर मास्टर्स करके डेटा साइंटिस्ट आप बनेंगे अच्छे. डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप नॉन सीएस के हैं, वेरी गुड, कोर्सेज करें, सीएस की टूल्स की नॉलेज लें, एंड एनालिस्ट या अपना विजुअलाइजेशन की फील्ड को पेनिट्रेट कर लें. और अगर सीएस और टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग. थैंक यू. अच्छा, इसमें मैं एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा छोटी सी है कि इवन इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर डेटा एनालिसिस या डेटा इंजीनियरिंग कुछ भी, बट डेटा लिटरेसी इज रियली इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर. तो अगर आप जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में है जहां पे आपकी जॉब डेटा एनालिस्ट की नहीं है, लेकिन आपको डेटा एनालिस्ट से काम करवाना है, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स डेटा की समझनी होंगी. क्योंकि अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप एक्चुअल में उतना अच्छा काम नहीं निकलवा पाएंगे. क्योंकि अगर एक बिजनेस यूजर है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है, तो अगर उसको पता है डेटा किस तरह से काम करता है, तो ही वुड बी एबल टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेटा एनालिस्ट टू डू एनालिसिस ऑन हिज वर्क. तो दोनों कोलैबोरेट करके और अच्छी तरह से काम कर सकेंगे इफ ही जस्ट नो हाउ डेटा वर्क्स. उसको पूरा सीखने की जरूरत नहीं, जस्ट द बेसिक्स. ग्रेट इनसाइट्स. आप तीनों ने बहुत अच्छा जबरदस्त पे अपना ओपिनियन दिया है. एटलीस्ट ये बात तो समझ में आ गई कि जो डेटा साइंस की फील्ड है वो सिर्फ सीएस बैकग्राउंड के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सीएस के साथ साथ नॉन सीएस के भी स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं. इस तरीके से आपने एग्जाम्पल भी कोट करी के मिसम भाई और बाकी जितने भी हैं हम सब नॉन सीएस बैकग्राउंड से. अच्छा सर अली फैसल, आप मेरे इस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन इसका आंसर देंगे कि जिस तरह आप नॉन सीएस के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, सो उनको भी कोडिंग सीखनी होती है, और सीएस के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो उनको भी स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल नॉलेज को थोड़ा सा सीखना पड़ रहा होता है. तो कितना जरूरी है नॉन सीएस स्टूडेंट्स के लिए कि वो कोडिंग सीखें, और कितना जरूरी है सीएस स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करें? क्या इसके बगैर इनका गुजारा नहीं हो सकता? Let's talk about students with a software engineering or a computer science degree first. Again, मुस्तफा की फील्ड को परस्यू करना है तो आपको स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज या फाइनेंस की नॉलेज नहीं चाहिए. आपको डेटा इंजीनियर की मैं फील्ड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेबिलिटी दूं कि डेटा इंजीनियर का डे टू डे टास्क ये होता है कि उसके पास जो है वो बहुत सारी सोर्सेस से डेटा कलेक्ट होता है और वो एक बड़े से डेटा लेक के अंदर डंप होता है. अब उसका फॉर्मेट अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप करेंसी का डेटा कलेक्ट कर रहे हो और आपके पास पीकेआर के अंदर भी डेटा आ रहा है, येन के अंदर भी डेटा आ रहा है, यूएसडी के अंदर भी डेटा आ रहा है और जीबीपी के अंदर भी डेटा आ रहा है, राइट? अब मैं एक प्रिडिक्टिव मॉडल के अंदर मैं फोरकास्ट करना चाह रहा हूं कि अगले आने वाले में दुनिया के क्या हालात होंगे, दुनिया की इकोनॉमी कैसे ट्रेंड करेगी, राइट? तो एट दिस पॉइंट मैं अगर ये सारा यूएसडी का डेटा और पीकेआर का डेटा दे दूं, अब एक बंदे की जो सैलरी है वो 5.5 लाख रुपए है, पीकेआर 5.5 लाख लिखा हुआ है, राइट? और एक इंसान की सैलरी जो है वो 2000 यूएसडी लिखी हुई है. मॉडल के अंदर जब मैं ये फीड करूंगा तो मॉडल क्या है? इट्स अ डम मशीन, लाइक इट्स अ कंप्यूटर फंक्शन, राइट? तो वो तो नंबर को इंटरप्रेट कर रहा है, वो 2000 और 5 लाख को कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी, यूएस की इकोनॉमी अच्छी है, राइट? सो यहां पे इसको उस डेटा को स्टैंडर्डाइज करना होगा. बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, फील्ड्स एम्प्टी छोड़ देते हैं. उस एम्प्टी फील्ड को फिल करने के लिए मुस्तफा को काम करना पड़ेगा कि भाई ये डेटा हमारा सही आ जाए. बिकॉज आप जब नंबर्स फीड कर रहे हो तो कोई अगर एम्प्टी फील्ड होगी तो वो मॉडल क्रैश कर जाएगा, वो बोलेगा भाई यहाँ पे नंबर ही नहीं था, मैं इसको रीड नहीं कर सकता. डेटा की पाइपलाइन एक पूरा यूं करके एक जगह से डेटा पहुंच रहा है अहमद के पास जिससे वो चार्ट्स बना रहा है, पूरी पाइपलाइन उसको ये डिजाइन करेगा. तो दैट्स टोटली, ही डज नॉट नीड एनी फाइनेंशियल और स्टेटिस्टिकल नॉलेज इन दिस केस. कमिंग टू नॉन सीएस पीपल, अगर आप अगेन डेटा एनालिस्ट की फील्ड परस्यू कर रहे हैं तो डेटा एनालिस्ट की फील्ड या डेटा साइंटिस्ट की फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा आंसर क्या है? मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड बिजनेस डोमेन नॉलेज. तो नॉन सीएस के पास वो डोमेन नॉलेज है और मैथमेटिक्स है, बिकॉज यूजुअली हर फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है. अब आती है टेक्निकलिटीज. तो एक प्रॉपर अगर आप कोर्स कर लें, फॉर एग्जांपल एक एक्चुरियल का ग्रेजुएट जो है वो आर और पाइथन के अंदर अपने मॉडल्स को रन करना सीख जाए इंस्टेड ऑफ एक्सेल, ही इज सेविंग द कंपनी अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, और वो इन द एंड बेहतर इंटरप्रिटेशन के साथ आंसर्स दे रहा है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, डेटा इंजीनियर बनना है तो नहीं, स्टैट्स की नॉलेज नहीं चाहिए, सीएस की नॉलेज चाहिए.
डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको बिजनेस की डोमेन को सीखना पड़ेगा. मतलब मैं कहीं पे जाता हूँ तो मैंने फाइनेंस के अंदर काम किया तो मुझे फाइनेंस के सारे टर्म्स सीखने पड़े थे. राइट ऑफ बैलेंसेस क्या होते हैं, कस्टमर चर्न क्या होता है, और रेवेन्यू क्या होता है, और पेमेंट्स एंड डेब्ट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट्स किस तरीके से पढ़ते हैं, सब मुझे पढ़ना पड़ा था इनिशियली. बट बिकॉज आई वाज ब्रिंगिंग इन माय टेक्निकलिटी, तो मुझे टेक्निकलिटी मेरी स्ट्रांग थी. डेटा एनालिस्ट के लिए भी आप जो है अगर नॉन सीएस के बैकग्राउंड के हैं और आप एक अच्छा सा एक ऐसा ट्रैक करते हैं जिसके अंदर आपको एसक्यूएल सिखाई जा रही है, पाइथन सिखाई जा रही है और एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल सिखाया जा रहा है, तो 6 months of rigorous practice. What I mean by rigorous is 40 hours each in SQL, 40 hours in Python, and 40 hours in a good visualization tool, Power BI, Tableau, Google Data Studio, will make you be in a position कि आप किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, having a non-CS degree as well. Thank you. थैंक यू सर. जब हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहे होते हैं, अच्छा समझ में आ गया स्टूडेंट्स को कि हमें जो है ना अब ये चीज़ सीखनी है, पढ़नी है. वैसे हमें समझ नहीं बता दिया था कि Karachi.ai पे आप जाएंगे तो पूरा करिकुलम वहाँ पे डिफाइंड है. बट अगर ये प्रेजेंटेशन हमें अभी इस वक्त नहीं पता चल रही थी, इस वक्त अभी स्टूडेंट्स एक बात उनके ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होता. और अगेन अब भी एक जर्नी बात हमें पता होनी चाहिए. मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग आपकी जो डोमेन्स हैं आप लोग स्पेसिफाई करें कि एक के बाद दूसरी किस तरह स्किल्स को हम एक्वायर करें ताकि इस पूरे डोमेन के एरियाज को हम कवर कर सकें. सर अहमद आप बता दें पहले. अच्छा, तो एक्चुअली मेरा भी कोई इस तरह का डेटा से बैकग्राउंड नहीं है. मैं एविएशन एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी. सो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन माय ओन. इंटरनेट पे बहुत नॉलेज है, इतनी नॉलेज कि यू गेट ओवरवेल्म्ड. आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पाथ चूज करें. सो Karachi.ai जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बिगिनर्स का पाथ एक बताता है कि आपको ये चीज पढ़नी है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये चीजें पढ़नी है. तो एक्चुअल में पढ़ना मुश्किल नहीं है. ऑनलाइन नॉलेज, हर तरह की नॉलेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी. बट एक्चुअली जो जर्नी है किस तरह से कवर करनी है, जो आपका करिकुलम है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और जो कि Karachi.ai ने बहुत अच्छी तरह से इस करिकुलम को डेवलप किया हुआ है. इट स्टार्ट्स विद SQL जो कि बेसिक्स है डेटा की. अगर आपको SQL नहीं आता तो आप कोई भी फील्ड में डेटा की चले, SQL इज अ मस्ट. चाहे वो इंजीनियरिंग वाली साइड हो, चाहे वो एनालिटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो. आप अगर दूसरे कोर्सेज भी देखते हैं तो वहां पर मोस्टली आपको इस तरह से मिलेगा कि आपको विजुअलाइजेशन सिखा रहे होंगे, आपको इंजीनियरिंग सिखा रहे होंगे, ठीक है. बट जो Karachi.ai के कोर्सेज है उसमें हर कोर्स में SQL होती है. आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे ये चीज होगी, फिर उसको आगे इस तरह से फर्दर इस तरह से कनेक्ट करना है. तो इट्स अ फुल पाथ फ्रॉम बिगिनर्स टू द एक्सपर्ट. डे टू डे जॉब पहला सवाल था कि डे टू डे जॉब हमारी कैसी होती है. नहीं सर, सवाल क्वेश्चन ये था कि जो है ना कहाँ से स्टार्ट करना है. हाँ सही. रिसोर्सेस पहली रिसोर्स तो उन्होंने बता दी आपकी. एंड फायदा ये बताता चलूं कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं Karachi.ai से तो 3 कोर्सेज हैं फॉर नॉन सीएस सर्टिफाइड विजुअल एनालिस्ट, जिसके अंदर आपको BI और SQL के ऊपर ज्यादा फोकस होगा. सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस से रिलेटेड है थोड़ा सा, और सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर जो है वो क्लाउड और डेटा इंजीनियरिंग की तरफ है. तो इसका एक मेजर फायदा यह है कि 4 महीने 5 महीने का जो मैंने आपको आवर्स बताए थे ना कि 40 आवर्स रिगरस प्रैक्टिस के साथ, तो उसमें से हाफ या हाफ से ज्यादा टाइम जो है आपका इनकी कमिटमेंट के साथ गुजर जाता है. हमारा हफ्ते में एक कोर्स होता है, हफ्ते के एक दिन हमारा कोर्स होता है वीकेंड के ऊपर, और वो दोपहर 1 बजे स्टार्ट होता है और शाम 7 बजे खत्म होता है. तो उसमें एक आई थिंक 20 मिनट की ब्रेक होती है. तो एक 20 मिनट की ब्रेक होती है, तो you're actually spending a lot of time being engaged by the instructor, और आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो वो आपकी कॉन्सेप्ट और हैंड्स ऑन सब कुछ साथ हो रहा होता है, और दिन के 6 घंटे फॉर 4 months इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग. ऑनलाइन सोर्सेस के अंदर अगर मैं कुछ क्लियरली बताऊं कि जैसे इसने तो बोल दिया इंटरनेट बहुत बड़ी जगह है, बट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, राइट. SQL या Excel के अंदर डेटा एनालिसिस सीखने के लिए बिल्कुल पहली रिसोर्स यूट्यूब है. एलेक्स द एनालिस्ट इज अ वेरी गुड चैनल, जिसके ऊपर वो पावर BI, SQL, पाइथन और इनके Excel के कोर्स उसने छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनाई हुई है डेटा एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव के अंदर.
कि डेटा एनालिस्ट को कौन कौन से फंक्शंस दरकार होते हैं, क्या इस्तेमाल करता है। तो एलेक्स द एनालिस्ट इज अ यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर आप इनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ALEX, Alex the Analyst. The second channel that is my go-to channel for teaching statistics and machine learning is StatQuest. STAT, Stat QUEST Quest. यहाँ से आपको स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेबिलिटी के साथ मिलती है। कोर्स एरा के ऊपर मशीन लर्निंग का एक बहुत अच्छा कोर्स है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मशीन लर्निंग का। तो उसमें फ्रॉम वेरी बेसिक टिल वेरी एडवांस मशीन लर्निंग का कोर्स है स्टैनफोर्ड का। तो ये कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। एंड चौथी सबसे कन्वीनियंट एंड सबसे टू द पॉइंट, चैट जीपीटी। ये बोलो भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मुझे बच्चों की तरह समझा दो, वो आपको एग्जांपल्स कोड बच्चों की तरह सब समझाएगा, कोड भी लिख के देगा। तो राइट डाउन दिस 4 रिसोर्सेस। और पांचवी सबसे बड़ी रिसोर्स, टाइम डेडिकेट करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आके आप ऑन साइट कोर्स भी करें हमारा। अच्छा, इसमें मैं एक दो चीजें और ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली हमने देखा कि यार आप कराची एआई से कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन जा रहे हैं, कौरसेरा पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपने कोर्सेज कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट्स आ गए, ठीक है। तो बेसिकली इन द एंड आपने करना क्या है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। सो इन कोर्सेज का, इन सर्टिफिकेशन का जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट क्या होता है। अब एज अ सीनियर रिसोर्स हम कभी रिक्वेजिशन वगैरह डालते हैं कि हमें जो है वो एक जूनियर रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो हमने एक रिक्वेस्ट डाली, अब उस रिक्वेस्ट पे मेरे पास 200 सीवीज आ गई। अब मैं 200 सीवीज बैठ के देखता तो नहीं रहूंगा, या हर किसी को इंटरव्यू के लिए तो नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। तो अब एक बंदा है जो कि बेसिकली उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, बट उसके पास 0 एक्सपीरियंस है, उसने सिर्फ एक FYP किया हुआ है, फाइनल प्रोजेक्ट किया हुआ है, दैट्स इट। एक बंदा है जो कि 6 सेमेस्टर में, उसके पास 3 सर्टिफिकेशंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, या जो है वो ऑन साइट प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसने 3 से 4 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, ठीक है, और उसने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं जो कि बेसिकली उसने उन्हीं कोर्सेज में पढ़े थे। तो मैं किस बंदे को प्रेफर करूंगा? सेकंड बंदे को, ठीक है, जिसने हैंड्स ऑन काम किया हुआ है, जिसने कोर्सेज किए हुए हैं। मैं तो यही समझूंगा कि यार ये बंदा जो है ये बेसिकली इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, ठीक है, बजाय उसके कि वो बंदा जो कि ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है लेकिन उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि फाइनल ईयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये इस तरह के कोर्सेज करने हैं तो देखें, एंड गोल आपका ये नहीं है कि मुझे लाजमी जॉब करनी है, ठीक है। एंड गोल आपका ये हो सकता है आप अपनी डेली रूटीन के जो आपके काम होते हैं, ठीक है, आप उनको जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। मेरी एक पर्सनली आदत है, मुझे कोई काम करना होगा, ठीक है, रिपीटेटिवली मुझे अगर कोई काम करना होगा तो मैं मैनुअली कभी भी नहीं करूंगा, मैं जाके उसकी एक स्क्रिप्ट बना देता हूं जो कि खुद ब खुद काम होता रहता है मेरा। मुझे ईमेल सेंड करनी थी, ठीक है, 100 to 200 पर्सन को मुझे जो है वो एक एक करके ईमेल सेंड करनी थी। तो मैंने 5 घंटे लगाए, लेकिन मैंने एक कोड बना लिया, ठीक है। वो कोड बेसिकली क्या करता है, वो एक टेक्स्ट की फाइल लेगा जिसमें सारी ईमेल्स लिखी हुई हैं, दूसरी टेक्स्ट की फाइल लेगा जिसमें मैंने पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, और वो एक एक करके सारी जो है वो ईमेल सेंड कर देगा, ठीक है। इसी तरह मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करने थे ग्रुप्स में, ठीक है, तो मैंने वो सारे ग्रुप्स के नाम और सारी चीजें मैंने लिस्ट डाउन की हुई थी और मैंने स्क्रिप्ट चलाई, विद इन 2 मिनट्स उसने हर बंदे को जो है वो मैसेज सेंड कर दिया। तो आप अपने डेली जो आप लोगों के काम है, आप लोगों ने एक्सेल को मेंटेन करना है, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, आपने किसी को मैसेज करना है, कोई भी चीज करनी है, नोटिफिकेशन सेंड करनी है, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, आप ऑन साइट कोर्सेज कर लें। ऑन साइट को मैं प्रेफर थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ क्योंकि आई वॉज फाउंड ऑफ के 2016 में मैंने यूनिवर्सिटी अपनी स्टार्ट की थी, मेरी फर्स्ट और सेकंड जो है वो CGPA आई थी 2.2, ठीक है, तो घर पे नहीं बताई थी, मैंने छुपा के रखी थी। लेकिन जो है वो 2017 से मैंने ऑनलाइन कोर्सेज करना स्टार्ट किए थे। उसके बाद से मेरी जो CGPA है उसमें जो इंक्रीज आया था वो 2.6, 2.9, देन फिर 3.1। तो मैंने तकरीबन 30 to 35 ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं कराची AI का मैंने पहला कोर्स किया था, और ये जो सारी सर्टिफिकेशन थी ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की थी, ठीक है। इन एक एक सर्टिफिकेशन की कॉस्ट तकरीबन $100 होती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने $1000 जो है वो मैंने सेव किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कराची AI,
कि उन्होंने जो पूरा करिकुलम बनाया हुआ है हमने फ्री में अप्लाई किया था फाइनेंशियल एड के लिए और वो हमारी अप्रूव हो जाती थी और हम सारे कोर्सेज फ्री में कर रहे थे. मैंने गूगल की सर्टिफिकेशन स्पेशलाइजेशन कोर्स था वो मैंने फ्री में किया है कौरसेरा से. तो वहां पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, लेकिन जो चीज आप ऑन साइट आके सीख सकते हैं ना वो आपको ऑनलाइन कभी भी नहीं मिलेगी. तो वो पहला कोर्स था जिसमें बेसिकली मैंने खुद पे किया था, एक अच्छी खासी अमाउंट मैंने पे करके मैंने पहला कोर्स किया था और वो पे करते हुए मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि यार ये पहली मर्तबा मैं पे कर रहा हूँ एक अच्छी खासी अमाउंट. लेकिन वो करने के बाद मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया था, उसके बाद मैंने शायद 1 या 2 सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज किए होंगे. सेकंड कोर्स आया डेटा इंजीनियरिंग का कराची आई का, मैंने वो भी किया. ठीक है, तो ऑन साइट में एक होता है कि डेडिकेशन हो गई, आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपके सामने इंस्ट्रक्टर होगा, आपको कोई क्यूरी है आप वो वहां पे जो है अपनी रिजॉल्व करवा सकते हो बजाय इसके कि आपके जहन में कोई डाउट रह जाए. तो ये थोड़े से फायदे हैं ऑन साइट के. लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप वो सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं तो ये सारा मटेरियल जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं ये सारा का सारा ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. रियली हेल्पफुल सर. अच्छा, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा जो है डिफरेंट है. मैं चाहूंगा कि आप लोग वो बताएं कि आप लोगों को चैलेंजेस क्या क्या आते हैं डेली वर्क के अंदर और इन चैलेंजेस को आप कैसे टैकल करते हैं. साथ में आप ये कि जो टाइम हमें अलाउ किया हुआ था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे. तो सर आप लोग तीनों एक ही करके बता दें मुझे अपना. डेली चैलेंजेस जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. मैं एक राइड हेलिंग कंपनी से बिलोंग करता हूं जिनका काम यह है कि एक बंदे को पिकअप करें एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप ऑफ करें. तो सबसे पहला यह है कि हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का गैप होता है. कुछ आवर्स के अंदर आप लोगों ने देखा है कि आपके पास पीक फैक्टर लगा हुआ होता है, आपसे रेगुलर किराए क्या 20% 30% ज्यादा किराया चार्ज किया जा रहा होता है एट 5 PM और 7 AM इन द मॉर्निंग. तो डिमांड एंड सप्लाई की नीड को एनालाइज करना और उनको मीट करना. नंबर 2, पोटेंशियल वो कस्टमर्स ढूंढना जो ज्यादा किराया दे सकते हैं. ओके, सो यू एंड आई कैन बोथ ओपन आवर फोन्स and we can book a ride to the same destination. What I'm interested to do is कि आप दोनों को सेम किराया ना है. अगर ये ज्यादा ट्रेवल करते हैं और इनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है उसको देख के शायद मैं इनको 10 रुपए ज्यादा किराया दे दूं. इनको 10 रुपए का अंदाजा नहीं होगा, मगर एक इंसान जो कि जाता ही नहीं है मेरे साथ, उसको जो है उसकी प्रोपेंसिटी टू पे, उसकी कैपेसिटी टू पे कम है, तो उसको मैं शायद शुरू में ऑन बोर्ड करने के लिए, उसको फ्रीक्वेंट बनाने के लिए किराया शायद कम दिखाऊं. सही है. तो कस्टमर प्रोफाइलिंग, एरिया बेस्ड प्रोफाइलिंग. एक हॉक्सबे से इंसान आ रहा है, सही है, तो राइडर वहां पे जाने को राजी नहीं है. मुझे हॉक्सबे से अपने घर जाना है, मैं पार्टी वगैरह मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं यूजुअल किराया देके घर नहीं आ सकता, मैं उसका 50% ज्यादा किराया दूंगा. तो एरिया बेस्ड प्रोफाइलिंग का हमारा काम होता है. कस्टमर सेगमेंटेशन, विच इज फाइंडिंग कस्टमर्स दैट हैव द सिमिलर हैबिट्स, ताकि हम उनको सेम तरीके की मार्केटिंग और सेम तरीके के प्रमोशंस ऑफर कर सकें. एंड फाइनली ये सब करने के बाद जब हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं तो फिर उन कंक्लूजन्स को टेस्ट करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कि भाई ये पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से ज्यादा अमीर है, टेस्ट करो. सही है. हमारे पास क्या है, सैंपल डेटा है. डेटा आपके पास पॉपुलेशन क्या होती है, दुनिया होती है. आप दो कॉन्टेक्स्ट पे चीजों को देखते हैं. एक ये सैंपल है इस वक्त जो लोग बैठे हुए, और इस कमरे के मैं बाहर चला जाऊंगा और जितने लोग होंगे वो उसकी पॉपुलेशन होंगे. ये इदारा, ये बिल्डिंग एक सैंपल है, इसकी जैसी एक और बिल्डिंग पॉपुलेशन है. तो पॉपुलेशन और सैंपल का जो गैप होता है वो हमेशा रहता है, चाहे आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें. तो सैंपल को हमें टेस्ट करना है कि क्या ये सैंपल के ऊपर जो डेटा का रिजल्ट आ रहा है, क्या ये रिजल्ट पॉपुलेशन के रिजल्ट के ऊपर भी सच है कि नहीं है. तो दीज आर सम ऑफ द टास्क्स दैट आई डू ऑन माय जॉब एंड हैव बीन डूइंग ऑन माय जॉब. Okay, so one of the biggest problem I face while working as a data analyst is the ever-changing requirement of different departments, especially when you deliver a product और उसमें फिर वो एंड में कहते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं चाहिए, इसको अलग तरह से चाहिए. Sometimes it doesn't seem like a big deal, but उसकी बहुत सारी dependencies होती है दूसरी चीजों पे. So when you change that, तो वो सब चीजें खराब कर देता है. Then you have to start all over again sometimes. तो इस चीज को खत्म करने के लिए वी हैव ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ मीटिंग्स बिफोर, एंड इंटरमीडिएट मीटिंग्स भी होती हैं जब फाइनल चीज डिलीवर कर रहे होते हैं उसके बीच में भी उनको दिखा देते हैं कि दिस इज द प्रोग्रेस, इफ यू नीड एनी चेंजेस वी कैन जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर. बट स्टिल सम टाइम इट हैपेंस कि एंड जो प्रोडक्ट होता है, द कस्टमर और जो भी स्टेक होल्डर होता है, उनको वो चीज
नहीं समझ आती, तो दे वांट समथिंग एल्स। तो इस पे वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, और वही डेटा लिटरेसी वाली बात आ जाती है कि इफ द डिपार्टमेंट हैव डेटा लिटरेसी तो दे वुड बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें यही होता है कि अभी जो हमारा दूसरे डिपार्टमेंट्स है, हम उनको थोड़े से चीज के बारे में ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि ये इस तरह से होता है काम, इसका इस तरह से काम होता है, सो दे आर नाउ मोर अवेयर ऑफ इट, और ये वाले अब इश्यूज कम हो गए एज कम्पेयर टू द बिगिनिंग। सर इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि जो है डेटा साइंटिस्ट और जो डेटा एनालिस्ट हो गए या डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट्स जो हो गए, इनकी बदकिस्मती ये है कि इनके जो एंड यूजर्स होते हैं ना, वो बिजनेस यूजर्स होते हैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल होते हैं। तो वो आके बोल देते हैं यार ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो इनके लिए मुसीबत हो जाती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं इनका वेट करूं या आके मुझे बोले यार मुझे एक फील्ड और चाहिए, मुझे एक फील्ड और चाहिए, हम थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं। हम बोलते हैं जितना डेटा आ रहा है, जो जो फील्ड आ रही है सब लाके सेव कर दो, ठीक है। अब वो उनका काम है, उनको एक फील्ड चाहिए, 10 फील्ड चाहिए, वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या चैलेंज होता है, वो जो फील्ड्स आ रही होती हैं, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया पहले कि वो फील्ड्स यूजर के रिकॉर्ड्स होते हैं, यूजर फिल आउट कर रहा होता है, उसमें वो नल वैल्यू भेज देते हैं, कहीं पे स्पेस रख के भेज देते हैं, वो हमें टेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा मसला एक और स्टेप आगे चला जाता है। तो उन सारी चीजों को हमें हैंडल करना पड़ता है कि उनमें कोई स्पेस ना हो, उनमें नल वैल्यूज ना हो, तो उनको फिर हम डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है। और एज अ डेटा इंजीनियर अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो डेटा एनालिसिस का, तो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। अब लेट्स से कि अगर मेरे पास एज का एक कॉलम है, ठीक है, अब एक बंदे ने उसको फिल नहीं किया, वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं थी, तो अगर मैं उस एज के कॉलम को 0 से फिल कर दूं तो उनकी पूरी एनालिसिस खराब हो जाएगी, ठीक है। तो वो फिर हम कुछ इस तरह के नंबर्स रख देते हैं, -1 फ्लैग रख देते हैं, हम इनको बता देते हैं कि -1 जहां पे भी आएगा इसका मतलब ये है कि वो नल वैल्यूज थी। फिर वो एनालिसिस किस तरह उसको ट्रीट करता है, वो उसको मीन से फिल आउट कर ले या वो डिफरेंट चीजों डिफरेंट कॉलम की बेसिस पे उसको फिल आउट कर रहे होते हैं। तो हम अपना काम इस तरह कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये होता है कि डेटा की जो डिलीवरी है, जो डेटा आ रहा है हमारे पास, वो ऑन टाइम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब रियल टाइम होनी चाहिए आपकी। तो उसमें हमें काफी चैलेंजेस आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। मैं एक यूज केस पे काम कर रहा था जिसमें मेरे पास 1 सेकंड में 13,000 रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे 5 मिनट का डेटा जो है वो आगे जो है वो एग्रीगेट करके सेंड करना होता था। तो मेरे पास 5 मिनट में तकरीबन 4.5 to 5 मिलियन रॉज आ रही होती थी, जिसको मुझे जल्द से जल्द सेंड करना होता था। तो एक्चुअली जो कंपनी थी, वो उनका जो एक्सपीरियंस था, वो उन्हें तकरीबन 2 मिनट लग रहे थे उस 5 मिनट के डेटा को एडजस्ट करने में, देन फिर वो सेंड करने में उनको अलग टाइम लग रहा था। तो हमने उनका टाइम जो है वो बचाया, हम उनको तकरीबन जो है वो तकरीबन 40 to 45 सेकंड्स पे लेकर आ गए, तो उनका काफी ज्यादा टाइम बच गया। अब अगर मैं आपको सिर्फ ये नंबर्स और इस तरह की बात करूं मिनट्स की, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो डॉलर समझ में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूट की बात करूं, क्लाउड पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो मंथली बिल जो कर रहे थे सिर्फ रिसोर्स यूज करने का, वो $4 लाख, $4 लाख वो पे कर रहे थे। हम उसको लेकर आ गए तकरीबन 3.2, मतलब 320 आपके जो है वो लेकर आ गए, ठीक है। तो हमने तकरीबन उनके $80,000 उनके मंथली सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं, जो कि हम जो है वो इस तरह के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, इस तरह की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, ताकि हमारा डेटा जो है वो जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए, और जो है वो डेफिनेटली इन द एंड हम जो है वो कंपनी को ही फायदा पहुंचा रहे होते हैं। 80,000 बचाने के बाद तुम्हें इंक्रीमेंट मिला? कहा तो गया था, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। वैसे इट्स ट्रू, डेटा इंजीनियर जो है वो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की नौकरी का 70% काम कर रहे होते हैं। So 70% of all data work is actually cleaning the data and getting the right data. So that is why इस वक्त सबसे ज्यादा jobs भी जो अवेलेबल है वो पूरी दुनिया में वो डेटा इंजीनियर्स की हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा सर मुस्तफा आप इसको मुझे आंसर दे दिएगा। क्वेश्चन मोर अबाउट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। सो हमारे पास फीमेल्स भी यहाँ अवेलेबल है जिनके लिए रिमोट जॉब करना या फ्रीलांसिंग करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर तो ये इस फील्ड के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग की, और कितना टाइम लगता है एक बिगिनर से एक फ्रीलांसर बनने में? अच्छा,
हम इसको इस तरह जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली पहले मैं अपने रोल से स्टार्ट करता हूँ डेटा इंजीनियर से। इसको अगर मैं बिल्कुल ही डेटा इंजीनियर से पहले अगर देखें, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग वो नाम है जो कि हमने पाकिस्तान में जो है वो 2022-21 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले हम बिग डेटा इंजीनियर्स बोल रहे होते थे। बिग डेटा इंजीनियर्स बेसिकली आपके ऑन प्रेमिसेस आपके जो है ना वो सर्वर्स रखे होते थे, ठीक है। तो जब से ये सारी चीजें क्लाउड पे गई हैं तो हम उनको वही बिग डेटा इंजीनियर्स को जो है वो हमने डेटा इंजीनियर्स का नाम दे दिया, ठीक है। कुछ उसमें टूल्स वगैरह प्लेटफॉर्म्स वगैरह ऐड हो गए। अब जब से ये सारी चीजें क्लाउड पे गई हैं तो उसका फायदा क्या हुआ, मैं कहीं से भी बैठ के किसी का भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए लाजमी नहीं है, मुझे तकरीबन समझे 2 साल हो गए, मैं मुश्किल से 20 मरतबा जो है मैं ऑफिस गया हूँगा, वो भी जब वो बुलाते हैं लंच के लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ तभी जाता हूँ और बाकी सारा काम हम लोग घर पे बैठ के कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि ये सारे काम आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी के लिए कर सकती है तो एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कर सकता है। आप फ्रीलांस पे जाएं, फ्रीलांस पे आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। वो आपको एक्सेस देंगे उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म का, आप उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस करें और आप उनका काम कर दें, ठीक है। देन वो आपको जो है वो डॉलर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट की, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट भी इसी तरह, आपका सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे पड़ा हुआ होगा, आपने उसी पे जो है वो अपने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाने हैं, वहीं पे आपने डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो आपको मैनुअली जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जहां मैनुअल जाने की जरूरत खत्म हो गई वहां पे आप फ्रीलांस लेकर आ गए, ठीक है। इसी तरह आपने डैशबोर्डिंग करनी है, डैशबोर्डिंग भी पब्लिकली किसी यूआरएल पे आपने पब्लिश करनी है, ये सारे काम आपने ऑनलाइन कर दिए। अब बात करते हैं कि आप स्किल्स कितने टाइम में सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये वो बात हो जाएगी कि एक बंदा है वो एक काम जो है वो 10 दिन में सीख लेता है, एक बंदा 1 महीने में लगा देता है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मुझे एक घर साफ करने के लिए 30 दिन दिए जाएं तो मैं 30 दिन ही लगाऊंगा घर साफ करने में, और वही काम अगर मुझे बोला जाए 1 दिन में करना है तो मैं 1 दिन में कर लूंगा, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उस चीज को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, कितना आपका खुद का जो है वो एग्रेशन आप दिखाते हैं और आप जो है वो जल्दी से जल्दी जो है चीजों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि हर बंदा इस कैपेबल नहीं होता कि वो बहुत जल्दी चीजों को जो है वो लर्न कर ले, ठीक है। तो टेक योर टाइम, आप टाइम लें, आप आराम आराम से चीजें करें लेकिन समझ के करें। बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। और इसी तरह हमने भी स्टार्ट किया था। मैं कह रहा हूं कि मैं एक हफ्ते में जो है मैं 10 चीजें करता था, तो 10 चीजों में से मुझे 8 समझ में आती थी, 2 समझ में नहीं आती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन 2 चीजों को समझने में 2 महीने और लगा देता। मैंने उन चीजों को नोट डाउन किया, उन चीजों को मैंने स्किप किया और मैंने आगे चीजें लर्न करना शुरू कर दी। तो इवेंचुअली क्या होगा, 2 से 3 महीने के बाद आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि वो जो 2 पॉइंट थे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपने एक लूप में नहीं फंसा।